मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दादी पोते का प्रेम। आज पूरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। पूरे घर में महकती पकवानों की खुशबू अंधी माँ की भूख और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। हजारों लोगों को खाना खिलाने वाले बेटे बहू के पास अपनी अंधी माँ को खिलाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। अभी कुछ समय पहले की ही बात है। दोनों आंखों से अंधी एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, आज क्या बनाया है बेटा बहू ने? गाजर आलू की सब्जी बनाई है तेरी बहू ने, बेटे ने तिड़क कर जवाब दिया। माँ ने कहा, बेटा तू जानता है अब मेरे दांत नहीं रहे, मुझसे सूखी सब्जी से सूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती। थोड़ा सा दही या पतली सब्जी दे देता तो अच्छा रहता। तभी कानों को चीरती हुई एक तेज आवाज बूढ़ी अंधी माँ के कानों में पड़ी। ए बुढ़िया, खाना हो तो खा ले, नहीं तो रहने दे। बहू ने भी रसोई से चिल्लाकर कहा, आंधी को भाग लग रहे हैं, जो मिल रहा है उसी पे सब्र शुक्र नहीं है। बेटे ने खाने की थाली माँ के सामने पटकते हुए कहा। माँ ने अपने हाथों से थाली को पकड़ा और फिर रोटी और सब्जी को छू कर देखा तो माँ का दिल महसूस कर रह गया। मायूस होकर फिर कहा, अच्छा बेटा एक गिलास पानी तो ला दे। बेटे ने पानी लाकर माँ के सामने रख दिया। अंधी माँ ने रोटी उठाई और अपने रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर पानी में भिगोने लगी और उन्हें मुलायम करके खाने लगी। और इस तरह एक माँ ने अपनी पेट की भूख को पानी में भीगी हुई रोटी के साथ शांत किया। ममता जी की एक आंख में बहुत साल पहले चोट लग गई थी। इलाज भी बहुत करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उस एक आंख से दिखाना बंद हो गया। वो एक आंख से ही देख पाती थी, पर 2-3 साल से दूसरी आंख में भी परेशानी हो गई थी और इस आंख से भी दिखना बंद हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि यह आंख बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और इस आंख की नसें भी कमज़ोर हो गई हैं। धीरे धीरे इस आंख से भी दिखना बंद हो गया था। दोनों आंखों में कल साय ने जन्म लिया था, जो मरने का नाम ही नहीं लेता था। अब ममता जी को उसी काले साय के साथ ही जीना था। एक तरफ बुढ़ापे की मार, दूसरी तरफ आंखों में कल साय की मार और तीसरी तरफ बेटे बहू का व्यवहार। एक अकेली बूढ़ी औरत के लिए इससे ज्यादा दुख और जिल्लत की और क्या बात हो सकती थी। जिंदगी उसके ऊपर और क्या क्या सितम ढाएगी। ममता जी को अपने कानों में अपने पति किशोर जी के शब्द गूंजते हैं। ममता, मेरी प्यारी ममता, मेरी सुंदर सुंदर आंखों वाली ममता। और तभी ममता जी अपने अतीत में खो जाती हैं। किशोर जी 2 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम सुभाष था। दोनों भाइयों की एक फैक्ट्री थी। ममता जी किशोर जी के बड़े भाई सुभाष की साली थी। ममता जी बड़ी बड़ी आंखों वाली, सुंदर कटीले नैन, काले घने लंबे बाल, गुलाबी टमाटर जैसे गाल, दूध के जैसा चमकता गोरा रंग वाली लड़की थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। ममता जी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही विनम्र और सुशील भी थी। किशोर जी ने ममता जी को अपने भाई की शादी में ही पसंद कर लिया था। किशोर जी और ममता जी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। किशोर जी 12वीं कक्षा के छात्र थे और ममता जी 11वीं कक्षा की छात्र थी। किशोर जी ममता जी को रोज छुप छुप कर देखते थे। एक दिन किशोर जी ने अपने प्यार का इजहार किया तो ममता जी ने साफ इनकार कर दिया और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। स्कूल के दिन खत्म हुए तो किशोर जी ने अपने माता पिता और अपनी भाभी को ममता जी के घर रिश्ता लेकर भेजा। तो ममता जी के माता पिता ने भी हाँ कर दी और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ममता जी और किशोर जी एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। किशोर जी ममता जी को हमेशा बोलते रहते, ममता, मेरी प्यारी ममता, मेरी सुंदर सुंदर आंखों वाली ममता। ममता जी ने जब अपने बेटे गौरव को जन्म दिया तो किशोर जी बोले, धत तेरी, मुझे तो बेटी ही चाहत थी और आ गया बेटा। तो ममता जी ने कहा, मुझे तो मेरा राजा बेटा ही चाहिए था, मेरा राजकुमार, मेरे कलेजे का टुकड़ा। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हें बेटा चाहिए और मुझे बेटी। माँ चाहिए, किशोर जी ने तराते हुए कहा। तो ममता जी शर्मा जाती है।
इस तरह प्यार भरे लम्हों में दिन गुजर रहे थे। एक दिन ऐसा आया जब अचानक से किशोर जी के सीने में तेज दर्द उठा और कुछ कहने सुनने से पहले ही किशोर जी ममता जी और अपने बेटे को छोड़कर चल बसे। ममता जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हंसी खेलती उनकी प्यार भरी दुनिया पल भर में ही बिखर गई। अभी तो उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ जीना शुरू ही किया था, अभी तो उनके नए जीवन की शुरुआत ही हुई थी और अभी से उनके जीवन साथी का साथ उनके हाथों से छूट गया। किशोर जी की याद में दिन रात तड़पती रहती थी और जैसे बहाती रहती थी आंसू। उनके टूटे हुए दिल को किसी भी तरह करार नहीं आता था, जो किसी भी तरह खत्म नहीं होती थी। वह दिन रात बस रोती रहती थी। गौरव अभी 5 वर्ष का ही था। ममता जी के माता पिता और किशोर जी के माता पिता भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ममता जी का एक भाई भी था जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी। किशोर जी के मरने के बाद उसके जीजा सुभाष और बड़ी बहन कुंती जी को ममता जी के जेठ जेठानी भी लगते थे। उनका रवैया अब पूरी तरह से बदल चुका था। सुभाष और किशोर जी का एक पर्स बनाने की फैक्ट्री थी। किशोर जी बाहर का काम देखते थे, मार्केट में सैंपल लेकर जाते थे, पर्स के ऑर्डर लेकर आते थे और माल सप्लाई करते थे, जबकि सुभाष जी फैक्ट्री के अंदर पेपर वर्क देखते थे। सुभाष फैक्ट्री के अंदर ही रहता था, सुभाष फैक्ट्री के बाहर का काम नहीं करता था। किशोर जी के देहांत के बाद कुंती और सुभाष सब कुछ अपने कब्जे में कर लेते हैं। दो रिश्ते सोने होने के बावजूद भी वह ममता जी को प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देते और वह दोनों धोखे से घर पर भी कब्जा कर लेते हैं और घर के बने पीछे सर्वेंट क्वार्टर ममता जी को रहने के लिए दे देते हैं। कुंती को भी अपनी बहन पर तरस नहीं आता, वह भी पैसे के लालच में अपनी बहन के साथ धोखा करती है और अपने पति के साथ मिल जाती है। अब ममता जी अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ तन्हा रह गई थी। ममता जी को अंदर ही अंदर गम खाया जाता था। वह रोज अपने मन में किशोर जी से ढेर सारी बातें किया करती कि किशोर जी आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए, मैं इस बच्चे की परवरिश अब कैसे करूंगी, हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दे दिया, आपके जाते ही सब कुछ खत्म हो गया। एक तो पति के जाने का गम और ऊपर से बहन और जीजा के धोखे ने ममता जी को निढाल कर दिया था। ममता जी कई दिनों तक किसी सदमे में रही, लेकिन जब वह अपने बच्चे को देखती तो उसे बहुत रोना आता। अगर उनका बेटा उनके पास नहीं होता तो वह अब तक मर गई होती, लेकिन अपने बेटे के लिए वह जिंदा रहती है। धीरे धीरे ममता जी अपने आप को संभालती हैं और आसपास के घरों से कपड़े लाकर सिलना शुरू कर देती हैं और कुछ बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ना शुरू करवा देती हैं। ममता जी सिलाई कढ़ाई कर कर और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती हैं। उसकी बहन कुंती और जीजा सुभाष उसे कभी आकर भी नहीं देखते। सहारा देना तो बहुत दूर की बात है। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। यही ममता जी के साथ भी हुआ था। ममता का भाई एक सज्जन व्यक्ति था, परंतु उसकी माली हालत ठीक नहीं थी तो वो अपनी बहन को क्या सहारा लगाता। वह तो खुद ही पाई पाई के लिए मोहताज था। उसने कुंती को कितनी बार कहा कि ममता के साथ धोखा मत कर, उसका हिस्सा उसे दे दे, उसका हक उसे दे दे, लेकिन कुंती ने उसकी एक नहीं सुनी। पैसे के लालच ने सुभाष और कुंती को कठोर दिल बना दिया था। उनके हृदय में अब लेश मात्र भी नहीं दया थी। ममता पर उन्होंने तनिक भी रहम नहीं खाया। उन्होंने ममता जी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ममता ने धीरे धीरे मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा जीवन दिया। ममता जी की इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे के कारण उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। अपना जीवन उन्होंने अपने बच्चे के नाम कर दिया। यह सब सोचते हुए ममता जी अपनी अतीत से बाहर आईं और आंखों से आंसू टपकने लगे। ममता जी सोचने लगी, ये वही बच्चा है जिसने मुझे आज सूखी रोटी सूखी सब्जी दी है, वो भी बहुत जिल्लत के साथ। मैंने जिसे अच्छा जीवन देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बच्चा है ये।
मेरी आंखों में तो अंधेरा है, लेकिन जिसकी आंखें उजाले से रोशन हैं, उसे अपनी माँ की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती? अपनी माँ के वो जख्म जो वो हर रोज देता है, क्यों नहीं दिख रहा वो सितम जो वह और उसकी पत्नी मुझ पर मिलकर करते हैं? ममता जी की बूढ़ी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी किसी के हाथ उन आंसुओं को पोंछने लगे। दादी, आप चुप हो जाइए। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। दादी की 16 साल की पोती रिंकी अपनी दादी के आंसू साफ करती है और प्यार से कहती है, दादी, मेरा बच्चा क्या लाया है मेरे लिए? दादी, जल्दी से मुंह खोलिए अपना। दादी मुंह खोलती हैं तो रिंकी उन्हें जल्दी से रबड़ी खिलाती है। दादी को लच्छेदार रबड़ी बहुत पसंद थी। कभी कभी रिंकी ट्यूशन से आते समय दादी के लिए लच्छेदार रबड़ी लेकर आती और प्यार से दादी को खिलाती। दादी खुश होकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। ममता जी ने गौरव को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, लेकिन उससे ममता जी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ममता जी की पोती रिंकी अपनी दादी को बहुत चाहती थी। जब भी कभी ममता जी रोती तो उनकी आंसू साफ करने के लिए उनको सीने से लगा लेती थी। एक दिन घर में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। घर को सजाया जा रहा था, पकवान बन रहे थे। पकवान बनते ही रिंकी ने दादी को ले जाकर दे दिए तो माँ अपनी बेटी पर भड़क गई और बोली, हाँ तू दे दे, उस बूढ़ी को पहले उसका भरना भर दे, चाहे सब भूखे रह जाएं, चाहे तेरे भाई के आने से पहले सब खत्म हो जाए, लेकिन उस बूढ़ी को पहले दे दे। रिंकी भी अपनी माँ की ये बेटी थी। चीख कर बोली, दादी घर की बड़ी है, पहले दादी खाएंगी उसके बाद सब खाएंगे, और पहले खाना दिया तो क्या जुल्म कर दिया? आप अपने घर से थोड़ी न लाई हैं, यह सब कुछ दादी का ही तो है। रिंकी के मुंह से इतना सब सुनते ही उसकी माँ तिड़क जाती है और तेरे पापा से कहूँगी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। आज घर में तैयारी जोर शोर से इसलिए चल रही थी क्योंकि आज इस घर का पोता लखन, किशोर जी और ममता जी का पोता पटना से अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 5 साल बाद लौट रहा था। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाया गया था। सब ने नई नई पोशाकें पहनी सिवाय ममता जी के, क्योंकि उनके पास केवल 2 सफ़ेद साड़ी थी जो एक धोई जाती और दूसरी पहन लेती थी। ममता जी अपने हाथों से दीवार पर लगे फूलों को छूकर देख रही थी और अपने पोते की आने की खुशी को महसूस कर रही थी। उनका दिल आज बहुत खुश था। ममता जी की अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उनका पोता लखन भी उनसे बहुत प्यार करता था। पटना जाते समय लखन केवल अपनी दादी से लिपट लिपट कर रो रहा था और कह रहा था, दादी, सबसे ज़्यादा मुझे आपकी याद आएगी। मेरा बस चलता तो मैं आपको अपने साथ ले जाता, लेकिन हॉस्टल में घर का मेंबर अलाउड नहीं करते। आज पोते की आने की खुशी में जो रौनक ममता जी के चेहरे पर थी, वो रौनक कभी स्कूल के दिनों में हुआ करती थी। चेहरे पर भले ही उम्र का पहरा है, लेकिन दिल तो खुशी से झूम रहा था। भले ही चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन झुर्रियों के पीछे खुशी थी। उसको ममता जी महसूस कर सकती थी। घर के सभी लोग जल्दी जल्दी लखन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, सिवाय दादी के। दादी को घर पर ही छोड़ देते हैं सब। जैसे ही लखन एयरपोर्ट पर आता है, सबके चेहरे खुशी से झूम उठते हैं। लखन घर वालों के पास आता है तो इधर उधर देखकर बोलता है, बेटा क्या देख रहे हो तुम? गौरव अपने बेटे से पूछता है, पापा दादी कहाँ हैं? दादी को कहाँ छोड़ आए? बेटा उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही हैं। लखन की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ दादी को? लखन ने चौंक कर पूछा तो रिंकी कहती है, भाई दादी को कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी माँ उसे चुटकी काट लेती है और रिंकी को आगे बोलने से पहले ही रोक देती हैं। लखन जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठता है। बाकी सब भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। लखन अपनी दादी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकती है, लखन दौड़कर घर में घुसता है। उसे दादी दिखाई नहीं देती तो चिल्लाता है, दादी दादी, और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। किसी भी कमरे में दादी नहीं होती तब वह कोठरी खोलता है।
तो दादी उसमें बैठी होती हैं, जो कि उनका कमरा था। ओफो दादी, आप यहाँ बैठी हो। लखन बहुत उत्साहित था, तुरंत दौड़कर दादी के गले लग जाता है। आ गया मेरा बच्चा, मेरा चंदा बाबू। हाँ दादी, मैं आ गया। लखन अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, मैंने आपसे सबसे ज़्यादा आपको याद किया। मुझे आपकी सारी बातें याद आती थी जो आपने मुझे सिखाई हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी आती तो मैं आंख बंद करता और आपको सामने पाता था। अरे हाँ दादी, आंखों से याद आया। रुकिए। लखन दौड़ कर जाता है और अपना बैग लाता है। दादी, आपको मुंशी प्रेमचंद जी की किताब पढ़ने का शौक है ना? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अब आप इसे दिन रात पढ़ना। लखन जैसे ही किताब खोलकर दादी के सामने रखता है तो उस पर दादी के आंसू गिरने लगते हैं। दादी हाथ से छूकर किताबें देखती हैं। लखन दादी के सामने अपना हाथ हिलाता है, लेकिन दादी को उसका हाथ भी नजर नहीं आता। लखन चौंक कर खड़ा हो जाता है और धीरे से साइड में चलता है तो दादी बस सामने देखे जा रही थी, लखन को नहीं देख रही थी। तो लखन दादी से लिपट जाता है और बहुत रोता है। दादी, यह सब कैसे हो गया? मुझे पता भी नहीं इतना सब कुछ हो गया। मुझे किसी ने बताया भी जरूरी नहीं समझा। भाई, जब भी मेरी तुमसे बात होती और तुम दादी के बारे में पूछते तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मम्मी रोक देती थी। बोलती उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, खामखा उसे परेशान करेंगी, उसकी पढ़ाई भी नहीं होगी। और इतना ज़रूरी भी नहीं अंधी बूढ़ी की बात करना लखन से। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताती थी कि आप वहाँ खुद को रोक नहीं पाओगे। मेरी बहन एक बार तो बोला होता, अच्छा सब लोग जाए यहाँ से, मुझे दादी के पास रहना है। लखन सबको कोठरी से भेज देता है। उसके माँ बाप खाने को कहते हैं, लेकिन लखन खाना से मना कर देता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। दादी पोते की बहुत सी बातें होती हैं। लखन बहुत रोता है। दादी उसके चेहरे को पकड़कर उसे छूती हैं। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। दादी लखन के चेहरे पर हाथ फेरती हैं और बोलती रहती हैं, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। मेरा बच्चा पट्ठा जवान हो गया है। दादी, सब आपकी दुआ है। लखन अपनी दादी को मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनाता है। दादी बहुत खुश होती हैं और दादी पोता किसी बात पर बहुत हंसते हैं। फिर दादी लखन को अपने हाथों से खाना खिलाता है और लखन अपनी दादी के पास ही सो जाता है। उधर लखन के माता पिता बहुत गुस्से में थे, भड़क रहे थे अपने बेटे के बर्ताव को देखकर, लेकिन लखन को उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। लखन दादी के लिए कपड़े, घड़ी, नेकलेस और बहुत सी चीजें लाता है और रिंकी को दादी को मिला धुला कर तैयार करने के लिए बोलता है और दौड़ा दौड़ा बाहर जाता है। फिर जब वह वापस आता है तो देखता है घर में बवंडर मचा हुआ है। लखन के माता पिता लखन की दादी को भला बुरा कह रहे थे। लखन कुछ नहीं बोलता, अपना सामान उठाता है और दादी को लेकर बाहर चला जाता है। लखन के माता पिता लखन को रोकते हैं, लेकिन लखन एक नहीं सुनता, क्योंकि रिंकी ने राम को सारी बातें बता दी थी कि उसके माता पिता उसकी दादी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आज लखन ने अपनी आंखों से भी देख लिया था। लखन अपनी दादी को लेकर अलग घर में रहने लगता है और अपनी दादी को हर पल खुश रखता है। उधर ममता की बहन कुंती और जीजा सुभाष को उनके कर्मों की सजा मिल रही थी। सुभाष और ममता दोनों ही बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। सुभाष को तो 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा दवाइयों में खर्च हो जाता था। पैसा तो बहुत था, लेकिन उन्हें सुकून नहीं था। हर वक्त बेचैनी रहती थी। दोनों को यही लगता था कि ये उनके कर्मों का फल है। अब वे दोनों अपने पापों का बोझ उठाते उठाते थक चुके थे। वे दोनों अब ममता से अपने किए गए कर्मों की माफी मांगना चाहते थे, जिससे कि उन्हें शांति मिल सके, सुकून मिल सके। कुंती और सुभाष दोनों ममता के पास जाते हैं और ममता से अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। ममता दयालु स्वभाव की महिला थी। अपनी बहन और जीजा को देखकर उनका दिल पसीज जाता है और अपनी बहन और जीजा दोनों को माफ कर देते हैं। कुंती और सुभाष अब ममता जी को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। ममता जी के पास अब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी।
अब वह कोई गरीब लाचार व बेबस औरत नहीं थी। ममता जी अपने सारे पैसे लखन के नाम कर देती हैं। लखन दादी को विदेश लेकर जाता है और दादी को बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। तो दादी की आंखें धीरे धीरे अब ठीक हो जाती हैं और दादी अब देखने लगती हैं। लखन अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लखन एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम वर्षा होता है। वर्षा की माँ नहीं थी। वर्षा की माँ बचपन में ही देहांत हो गया था। जब वर्षा बस 8 साल की थी उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। वर्षा बचपन से ही माँ के प्यार के लिए बहुत तरसी थी। जब वर्षा दादी से मिलती है तो वर्षा को अपनी माँ नजर आती है और वह दादी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। दादी लखन और वर्षा की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देती है। वर्षा और दादी के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों में बहुत ही अच्छी पड़ती है। वर्षा दादी की बिल्कुल लखन की तरह सेवा करती थी। लखन के माता पिता लखन के पास आते हैं लेकिन लखन को उनकी कोई परवाह नहीं होती। लखन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लखन उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें जाने को बोल देता है। लखन, वर्षा और दादी एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन लखन के माता पिता रिंकी की शादी करके बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं और पल पल रोते हैं। ईश्वर ने बेटा देकर भी बेटे का प्यार नसीब नहीं हुआ। लखन के माता पिता ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया तो लखन ने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करके उन्हें सबक सिखाया। जब कोई अपना हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हमें कैसा महसूस होता है, यही उसने अपने माता पिता को महसूस करवाया। अपने कर्मों के फल हमें इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा कर्म मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।